मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 अपने रोमांचक दौर में पहुंच गया है। दोनों दलों के कैंडिडेट की लिस्ट फाइनल होने के बाद जो तस्वीर सामने आ रही है उसे देखते हुए विधानसभा चुनाव का परिणाम 2018 के विधानसभा चुनाव की तरह रहने की संभावना बन रही है। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। पिछले 3 महीने पहले तक बीजेपी पर भारी पड़ रही कांग्रेस आपसी कलह के चलते पिछड़ी नजर आने लगी है। पिछले 5 साल में कांग्रेस अकेले कमलनाथ के भरोसे चल रही थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के आते ही सोए हुए कांग्रेसी नेता के जागने से और अपने निजी हितों के खातिर जिस तरह से टिकट के बंटवारे में भाई भतीजावाद की नीति अपनाई, उससे कांग्रेस और कमलनाथ की तैयारियों को धक्का पहुंचा है। हालांकि विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के मतदाता खामोश बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी 15 साल के शासन के बाद जिस तरह से 2018 में कांग्रेस ने जीत दर्ज कर अपनी सरकार बनाई थी और फिर कमलनाथ की सरकार गिराकर बीजेपी ने 2020 में एक बार फिर सरकार बनाई थी, उससे जनता में बीजेपी के खिलाफ जमीनी स्तर पर नाराजगी देखने को मिल रही थी। 2020 में कांग्रेस के 22 विधायकों ने बगावत करते हुए बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और एक बार फिर शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बन गए थे। पिछली बार से सबक लेते हुए समय रहते सीएम शिवराज सिंह और बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया है। आखिर दोनों अपने इस अभियान में काफी हद तक सफल भी हो गए हैं। सीएम शिवराज ने जिस तरह से लाडली बहना योजना को शुरू किया और प्रदेश की अपनी लाडली बहनों को खुश किया, उससे उनके और बीजेपी के समर्थन में माहौल बनना शुरू हुआ है, जो विधानसभा चुनाव में उनके लिए फायदे का सौदा भी साबित होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी ने महिला और ओबीसी वोटर्स को ध्यान में रखते हुए अपने अपने वादे किए, लेकिन कांग्रेस के वायदों को बीजेपी ने चुनाव से पहले पूरा कर कांग्रेस को मुद्दाहीन कर दिया है। अब कांग्रेस पूरी तरह से कमलनाथ की छवि पर निर्भर है। 2022 के स्थानीय चुनाव के परिणामों को देखते हुए कांग्रेसी कमलनाथ के ही जादू चलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। जिस तरह से 2022 के स्थानीय निकाय चुनाव में कमलनाथ ने अकेले पूरे प्रदेश में प्रचार करते हुए कांग्रेस ने 11 नगर निगमों में से 3 पर कांग्रेस प्रत्याशी जीते थे, जबकि एक नगर निगम में आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी की जीत हुई थी। वहीं बीजेपी ने 7 नगर निगम पर अपना कब्जा किया था। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जातिगत जनगणना की मांग और राज्य में SC/ST अत्याचारों का मुद्दा भी उठाया है। वहीं बीजेपी ने पार्टी के लिए नेतृत्व के खेल को खुला रखते हुए 3 केंद्रीय मंत्रियों और 4 सांसदों को मैदान में उतारकर सरकार के खिलाफ बने माहौल को काफी हद तक कम कर दिया है। मध्य प्रदेश में 45% ओबीसी आबादी है और कांग्रेस ने अपना ओबीसी कार्ड निकालकर चुनाव में अपनी हवा बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने सत्ता में आने पर जातिगत जनगणना का वादा किया है। वहीं प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 62 ओबीसी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने 40 ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिया है। वहीं बात बीजेपी की करें तो बीजेपी ओबीसी वर्ग को लुभाने के लिए PM विश्वकर्मा योजना पर निर्भर है। ओबीसी के अलावा दोनों पार्टियां आदिवासी मतदाताओं पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं और यहीं पर असली लड़ाई हो रही है। प्रदेश की 47 ST आरक्षित सीटों में से कांग्रेस ने 2018 में 31 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी ने 16 सीटें जीती थी। 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए दोनों दलों के वरिष्ठ नेता आदिवासी क्षेत्रों पर अपनी नजर बनाए रखे हुए हैं और आदिवासी वर्ग के वोटों को अपने अपने पक्ष में करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। वही बात महिला मतदाताओं की जाए तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 1500 रुपये प्रति माह और 500 रुपये में LPG सिलेंडर देने का वादा किया है, जबकि बीजेपी ने प्रदेश की 1,31,00,000 गरीब महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना लॉन्च कर दी, जिसमें हर गरीब महिला को बीजेपी सरकार 1250 रुपये प्रति महीने दे रही है। प्रदेश की बीजेपी सरकार की लाडली बहना योजना ने सीएम शिवराज और बीजेपी को कांग्रेस पर हावी कर दिया है। अब कांग्रेस के पास बीजेपी की इस योजना का जवाब सिर्फ एक ही बचा है और वो है प्रदेश में बीजेपी के 18 साल के कार्यकाल की नाकामियां। कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने दावों को प्रदेश के मतदाताओं पर कितना असर पड़ता है, ये तो विधानसभा चुनाव का रिजल्ट बताएगा। फिलहाल तो कुछ महीने पहले तक कांग्रेस की बन रही हवा को बीजेपी से कड़ी टक्कर मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।